हेलो बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने सॉरी जैसा कि आप लोगों ने पार्ट वन वॉच कर लिया होगा, इंजीनियरिंग मटेरियल्स पार्ट वन, जिसमें हम लोगों ने मेट ओर्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल्स बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी के बारे में पढ़ा। आज हम सिलेबस के पार्ट टू की तरफ मूव करेंगे। आज हम हमारे सिलेबस के पार्ट टू की तरफ मूव करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कैसे हम आयरन के ओर से आयरन को निकालते हैं, एंड बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का ओर है, उससे हम एल्यूमिनियम को निकालते हैं। इन दो के बारे में हम थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण, जिसमें पार्ट ए है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में देख लिया होगा, हेमेटाइट क्या होता है। हेमेटाइट हमारा एक हेमेटाइट हमारा आयरन का एक ओर है, अयस्क है, Fe का, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट अयस्क है, और ज़्यादातर मात्रा में ज़्यादातर अमाउंट में जो हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटलर्जी के थ्रू, माइनिंग प्रोसेस के थ्रू, हम हेमेटाइट ओर के थ्रू ही करते हैं। फिर हमारा ये जो प्रोसेस है पूरी, इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं वात्या भट्टी। अभी आगे हम लोग इसको स्टडी करेंगे, डायग्राम के साथ देखेंगे, देन आई विल डिस्कस इट। तो पहला आपका स्टेप है अयस्क का सांद्रण, मतलब कि अयस्क का कंसंट्रेशन। तो पहली बात क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ स्टेप होते हैं। जैसे आप अयस्क को, जैसे आपके अयस्क है, इसको आप बारीक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, पाउडर फॉर्म में चूर्ण बना लेंगे इसको पीस पीस कर। देन फिर इसके बाद आप अयस्क का करेंगे सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए हमने चार विधियां पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा। हैंड पिकिंग, हाथ के द्वारा; ग्रेविटी सिपरेशन मतलब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि; फेन प्लावन विधि; चुंबकीय पृथक्करण विधि; लीचिंग के द्वारा। तो उसमें से हम क्या यूज कर रहे हैं, हम ग्रेविटी सिपरेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो ग्रेविटी सिपरेशन मेथड जिन लोगों को नहीं पता है क्या होता है, आप लोग पार्ट वन वीडियोस देख लीजिए, पार्ट वन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा डायग्राम के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम Fe2O3 का कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, ग्रेविटी सिपरेशन मेथड से। सॉरी। ग्रेविटी सिपरेशन मेथड में क्या होगा कि आपकी जो ज्यादातर इम्प्योरिटीज हैं, ये जो आपका ओर है, इसमें आपका कुछ कुछ जगहों पे ओर है, तो आपकी जो इम्प्योरिटीज हैं कम हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी। पूरी तरह से नहीं होंगी, पर मेजोरिटी ऑफ इम्प्योरिटीज आपकी कम हो जाएंगी। फिर दूसरा स्टेप है हमारा अयस्क का निस्तापन, कैल्सिनेशन ऑफ ओर। तो आप फिर से रिवाइज करिए चैप्टर पार्ट वन का वीडियो, जिसमें मैंने कैल्सिनेशन की डेफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी कि हमें क्या करना है, अपने ओर को हीट करना है इन अब्सेंस ऑफ एयर। इन अब्सेंस ऑफ एयर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब हम प्रेजेंस ऑफ एयर, जब हम O2 के साथ ओर को हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है। ये भी पार्ट वन में था, ये एक तरह से आपका रिवीजन होगा, आप कमेंट करिएगा। ओके। तो कैल्सिनेशन का काम क्या है कि हमें अपने ओर को हीट करना है इन अब्सेंस ऑफ एयर। इससे हम क्या करेंगे, हम इससे करेंगे, ये हेल्प टू रिमूव, मतलब ये मदद करता है। किसको मदद करता है, मॉइस्चर को दूर करने के लिए और वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए। मॉइस्चर मतलब नमी, ये नमी को दूर करेगा और वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को दूर करेगा। ओके। वाष्पशील अशुद्धियां, मॉइस्चर और वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। जैसे आपका ये आयरन का फॉर्मूला है Fe2O3, ये आपका Fe2O3.3H2O। इसको जब मैंने हीट करना है, इसका कैल्सिनेशन करना है इन अब्सेंस ऑफ एयर, तो आपका क्या बनेगा, Fe2O3 अलग बन जाएगा और 3H2 अलग बन जाएगा। तो आपका जो काम की चीज़ है वो ये है, इस पानी को आप निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
एंड जो साथ में अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो नीचे रिएक्शन लिखी है ये वोलेटाइल इम्प्योरिटी है, ये सल्फर है एसिड, जिसको आप ऑक्सीजन के साथ कर रहे हो रिएक्शन तो आपको SO2 मिल जा रहा है, और ये SO2 गैस बन के निकल जा रहा है। तो ये आपकी क्या है, वोलेटाइल इम्प्योरिटी है, वाष्पशील अशुद्धि। ठीक है। आई होप आपको ये दो स्टेप आपके क्लियर होंगे। अभी जो दो स्टेप हो जाते हैं इतने में सब कुछ नहीं होता, अभी अगला स्टेप आएगा। फिर अगला स्टेप होता है स्टेप 3। इसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्टी में प्रगलन। वात्या भट्टी में प्रगलन। अब ये वात्या भट्टी क्या होती है, उसमें प्रगलन क्या होता है, उसको समझते हैं। वात्या भट्टी को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। इसको ब्लास्ट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत हाई टेम्परेचर पर हम अपने अयस्क को गला देते हैं, अयस्क को अपने मोल्टन स्टेट में ले जाते हैं। जैसे हमारा Fe2O3 था, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। नीचे की तरफ हाई टेम्परेचर, ऊपर की तरफ लो टेम्परेचर, नीचे की तरफ हाई, ऊपर की तरफ लो। ये 50 मीटर का लंबा एक हाइट का टावर है समझ लीजिए। 50 मीटर आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे जो जनरली जो हम लोग के कमरे होते हैं, ये आपके इन जनरल जो कमरे होते हैं जैसे आपने क्लासरूम में अपने देखे होंगे, तो ये आपके होते हैं लगभग 15 फीट हाइट के। 15 फीट हाइट का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर इसको टू 15 मतलब 450 सेंटीमीटर, मतलब 4.5 मीटर। अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर मान लेते हैं, रफली सिंपल कैलकुलेशन के लिए 5 मीटर। तो आपके जो कमरे हैं ना, ये एक तरह से 5 मीटर हाइट के हैं। जो कमरे की हाइट है जनरली जो हम लोग क्लास में देखते हैं, तो इस तरह के 10 फ्लोर, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बनते हैं जहाँ पे ये भट्टी लगाई जाती है इंडस्ट्री में। इतनी हाइट की होती है भट्टी। इसमें क्या होता है, इसमें 4 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन ये आपका सबसे नीचे वाला 1500 डिग्री सेल्सियस वाला, इसको हम बोलते हैं दहन खंड या फिर कंबश्चन जोन। आपकी बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ लिखी हुई हैं। अगर आप इन रिएक्शंस को याद नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मत करिए। आप सिंपल सिंपल एक एक दो दो रिएक्शन जो मैंने लिखी है आप उसको भी ध्यान रख सकते हो। बाकी आप इससे देखना चाहो तो आप इसको भी देख सकते हो। तो होता क्या है कि पहले हमने ओर को क्या करना है, हमें ओर, लाइमस्टोन और कोक। तो ओर तो आपका Fe2O3 है ही, लाइमस्टोन आपका कैल्शियम कार्बोनेट, एंड इसका तो जो कोक है आपका कार्बन। ये सब आप क्या करोगे, सॉरी लाइमस्टोन आपका कैल्शियम ये आपने कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया, CaCO3 एंड कोक। तो जब तीनों आप मिला दोगे, फिर आप इसको ओर को यहाँ से नीचे सप्लाई करके भेजोगे ऐसे ऐसे, तब क्या होगा, यहाँ पे नीचे आपने ऑलरेडी आग जला रखी है, इसको बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है। ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। ये लाइन से नहीं है, मैं बताता हूँ अभी आपको अच्छे समझाने के लिए। ये जो आपका सबसे पहला पहला सेक्शन है आपका दहन खंड, कंबश्चन जोन। जैसे नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे कंबश्चन होगा। जिन लोगों ने फ्यूल लुब्रिकेंट मेरा वाला वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा कंबश्चन क्या होता है। जब भी हम वायु की उपस्थिति में किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो CO2 और वाटर निकलता है। मतलब जैसे आपका कोई फ्यूल है, उसको आप वायु की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपकी हीट निकलेगी, प्लस आपका वाटर निकलेगा, प्लस आपकी CO2 निकलेगी, ये सब निकलता है। अगर आपको याद हो इस चैप्टर में आपने देखा होगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी है। यहाँ पे आप जो कंबश्चन कर रहे हो मतलब वायु की प्रेजेंस में कर रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे नीचे का भाग होता है, ये आपकी भट्टी का सबसे नीचे का भाग होता है, सबसे ज़्यादा हॉट यहीं पे होता है, जिसका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोक को जलाते हैं। कोक बेसिकली एक कोयले का ही एक सुपीरियर फॉर्म है, जो हम केमिकल प्रोसेस से कोयले को कोक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कोयले को जब हम कोक को जलाएंगे तो C+O2 मिलकर CO2 बना देगा, और CO2+C मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहले C+O2 मिलकर CO2 बनाएगा, तो जो CO2 बना है वो फिर कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये फर्दर रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करती है। फिर दूसरा आपका सेक्शन है अपचयन खंड या फिर रिडक्शन जोन। तो इसका टेम्परेचर होता है 700 डिग्री सेल्सियस। जो आपके सामने डायग्राम है ये 700 डिग्री सेल्सियस, ये आपका रिडक्शन जोन है। ये आपका क्या है, रिडक्शन जोन। ये जो ये वाला जो एरिया है ये आपका रिडक्शन जोन है, जहां पर ये आपकी CO2 की रिएक्शन हो रही है। इसको हम बोलते हैं रिडक्शन जोन। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे आप गौर से देखिए। तो आपका जो Fe2O3 है, वो 9CO से रिएक्शन करके 6Fe और 9CO2 बना रहा है। मतलब जो हमारा पर्पस था Fe2O3 का,
Fe में कन्वर्ट करने का, वो यहाँ पे हो जा रहा है पूरा। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं CO के साथ, तो Fe2O3 CO के साथ रिएक्शन करके Fe+CO2 बना रहा है। आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये जो Fe बना हमारा, ये जो Fe बना, हमें यही तो चाहिए था, तो वही है। तो ये जो आप गैसेस देख रहे हैं आप, CO2 गैसेस, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस, ये सब आपकी एग्जॉस्ट गैसेस के फॉर्म में निकल जाएंगी, ये ऊपर की तरफ से, ऊपर वाले सेक्शन से, यहाँ से देखिए, इस वाले सेक्शन से ये एग्जॉस्ट गैसें आपकी निकल जाएंगी। फिर आपका आता है अगला, फिर आपका अगला आता है स्लैग जोन। स्लैग जोन क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर आपका होता है 800 से 1000 के आसपास या 1200 के आसपास, आप समझ सकते हैं। तो ये जो आपका जोन है, ये आपका स्लैग जोन है। कौन सा जोन है आपका? ये स्लैग जोन। ये जो 1000 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका स्लैग बनता है। तो आपको याद होगा, कल मैंने पार्ट 1 की वीडियो में आपने देखा होगा कि स्लैग क्या होता है, धातुमल क्या होता है, एसिडिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिक फ्लक्स क्या होता है। एक बार इसको आप रिकैप कर लीजिए, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो। देखिए, ये आपका CO है, और ये इसने आपकी SiO2 से रिएक्शन करी। ये CO है, इसने यहाँ पे SiO2 से रिएक्शन करी, तो इसने आपका बना लिया स्लैग। देखिए, ये CO है, इसने आपकी रिएक्शन करी 1200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये आपका बन गया CaSiO3। इसी को हम लोग स्लैग कहते हैं। ये हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, लास्ट पार्ट 1 में पढ़ा था। तो जो हमने जो सिलिकेट इम्प्योरिटीज होती है ना, उसको दूर करने के लिए हम लोग इस स्लैग जोन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिलिका की जो इम्प्योरिटी है, बताइए एसिडिक इम्प्योरिटी है कि बेसिक इम्प्योरिटी है? और ये CO किस तरह का फ्लक्स है? CO किस तरह का फ्लक्स है? एसिडिक फ्लक्स है कि बेसिक फ्लक्स है? और SiO2 की इम्प्योरिटी कैसी है? एसिडिक एसिडिक इम्प्योरिटी है कि बेसिक इम्प्योरिटी? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो ये बेसिकली जो हमने CaCO3 डाला, वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे बर्न होकर के CaO और CO2 बना देता है। तो CO2 तो गैसेस फॉर्म में निकल जाएगा, और ये जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से रिएक्शन करके CaSiO3 बनाता है। तो जो जो आपकी SiO2 की इम्प्योरिटीज होती हैं, ये जो आपकी SiO2 की इम्प्योरिटीज है, ये हम स्लैग के माध्यम से अलग कर लेते हैं। तो आप इस डायग्राम में देखिएगा, जो स्लैग होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, देखा ना, सॉलिड वेस्ट। तो जो स्लैग है वो नीचे नीचे बह बह करके आ जाएगा, उसको हम अलग कर लेंगे। और आपका जो आयरन है वो नीचे की तरफ यहाँ कलेक्ट हो जाता है। अभी आगे देखते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये जो आपका आयरन देख रहे हैं आप, ये जो आयरन पिघला हुआ है अपचयन खंड में, तो ये जो आयरन है, ये आपका यही पिग आयरन, आपका ये मोल्टेन आयरन जो है, मोल्टेन आयरन है, ये आपको मिल जाता है यहाँ पे ऐसे। ओके, नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाता है। और इम्प्योरिटीज जो सॉलिड वेस्ट है, हम इस तरफ अलग कर लेते हैं। फिर लास्ट होता है फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन का टेम्परेचर होता है 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसको आप 1000 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, इसको 1200 डिग्री मान लीजिए। ओके, तो ये जो 1200 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि इसमें आपकी कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज आदि की अशुद्धि आयरन के साथ पिघल जाती हैं। मतलब ये कुछ कुछ अशुद्धियां होती हैं, ये पूरी तरह से दूर नहीं हो पाती, कुछ परसेंटेज में अशुद्धियां फिर भी रह जाती हैं, जो आपके आयरन के साथ में पिघल जाती हैं, आयरन के साथ में पिघल जाती हैं। तो ये आपका फ्यूजन जोन होता है, जो 1200 डिग्री सेल्सियस पे है। ये आपका फ्यूजन जोन है, FZ। ये आपका 700 वाला आपका ये रिडक्शन जोन है, RZ। ये 1500 वाला आपका कंबशन जोन है, CZ। और ये 1000 वाला आपका स्लैग जोन है, SZ। तो CZ मतलब कंबशन जोन 1500, फ्यूजन जोन मतलब फ्यूजन जोन 1200। इसमें आप क्या करोगे, जितनी इंप्योरिटीज हैं आपकी, आयरन जो मैंने बताया यहाँ पे, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ये सारी इंप्योरिटीज पिघल जाएंगी। फिर ये आपका SZ मतलब आपका ये स्लैग जोन है, यहाँ पे आपका स्लैग CaSiO3 ये वाली रिएक्शन होगी, और आपकी सारी इंप्योरिटीज स्लैग बन के, धातु मल बन के बह जाएंगी सॉलिड वेस्ट की तरह। और ऊपर वाला है रिडक्शन जोन, यहीं पे एक्चुअल रिएक्शन होती है, जहाँ पे आपका Fe2O3 और आयरन के फॉर्म में मोल्ट हो जाता है, मेल्ट हो करके नीचे की तरफ आता जाता है, क्योंकि भारी होता है आयरन। अशुद्धियां हल्की होती हैं, गैस ऊपर निकल जाएंगी, कुछ कुछ अशुद्धियां नीचे आ जाएंगी, और यहाँ मोल्टन आयरन हमें एक तरफ अलग हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। अभी इसके बाद हम लोग अगला आते हैं कि हमारा जो आयरन है बन चुका है, हमें जो मिला है वो कास्ट आयरन मिला है। क्या मिला है? कास्ट आयरन, ढलवा लोहा इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये ढलवा लोहा जो मिला है, कास्ट आयरन जो मिला है, तो ये जो कास्ट आयरन है, ये इम्प्योर होता है। इम्प्योर क्यों होता है? क्योंकि इसमें 93% आयरन होता है, और 5% कार्बन होता है। जो आपने कार्बन यूज किया था अब लास्ट फर्नेस में, बातें भट्टी में पीछे, तो वो कार्बन बच जाता है। तो 93% इसके पास आयरन है, 5% कार्बन है, रेस्ट आपकी सल्फर, सिलिका, फॉस्फोरस, मैग्नीज आदि की अशुद्धियां हैं। तो ये जो आयरन होता है सुपीरियर क्वालिटी का नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हैं 93% आयरन है,
तो 100% प्योर तो ये है नहीं, कुछ कुछ अशुद्धियां इसमें रह जाती हैं। इस वजह से कम अच्छी क्वालिटी का आयरन माना जाता है। इसका यूज आप मशीनों वगैरह में कुल प्रयोग के रूप में, जहां पे हमें उच्च हाई क्वालिटी का आयरन नहीं चाहिए, नॉर्मल आयरन से काम चल सकता है लो क्वालिटी का, इसको हम यूज करते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा, अगर आप मार्केट में जाते होंगे, तो आप जब आयरन खरीदते हैं, लोहा खरीदते हैं, तो आप लोहे की भी क्वालिटी होती है अलग अलग तरीके की, बोलता है ये इतने प्राइस का है, ये इतने प्राइस का है, इतने प्राइस का है। तो बेसिकली जो क्वालिटी है यही है। जो अच्छी क्वालिटी का होगा उसमें परसेंटेज ऑफ आयरन ज्यादा होगा, जो कम क्वालिटी का होगा उसमें परसेंटेज ऑफ आयरन कम होगा। फिर आता है आपका पिटवा लोहा, रॉट आयरन। रॉट आयरन लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है, इसमें 99.8% आपका आयरन होता है, मतलब ऑलमोस्ट सबसे प्योर फॉर्म यही है। हम 100% तो नहीं बना सकते, पर 99.98% जो है आपका, ये आपका पिटवा लोहा है, रॉट आयरन, ये आपका शुद्धतम रूप है। इसमें इम्प्योरिटीज बहुत कम होती है, वेरी लो इम्प्योरिटीज। तो जो हाई क्वालिटी का आयरन होता है वो आपका पिटवा लोहा होता है या फिर रॉट आयरन होता है। ये सुपीरियर क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का। ओके। तो अब ये रॉट आयरन का, लेकिन जब आप मेटलर्जी यूज करते हो तो मेटलर्जी में आपका ये बनता है 93% आयरन। अब इस 93% आयरन को, बेसिकली इस कास्ट आयरन को, हम रॉट आयरन कैसे बनाएंगे, प्योर फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं परावर्तनीय भट्टी। क्योंकि ये सिलेबस में आपके नहीं है तो मैंने बहुत ज्यादा इस पे एम्फेसाइज फोकस नहीं किया। ये एक तरह की भट्टी होती है, ये एक तरह की भट्टी होती है, परावर्तनीय भट्टी, रिफ्रैक्टरी फर्नेस। इसका बेसिक काम ये होता है कि जो आपका कास्ट आयरन है उसको पिटवा लोहा में कन्वर्ट कर देना, रॉट आयरन में, ढलुए लोहे को पिटवा लोहा में कन्वर्ट कर देना, कास्ट आयरन को रॉट आयरन में कन्वर्ट कर देना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो Fe2O3 आपको यहाँ मिला था, जो ढलवा लोहा आपके पास था, ये ढलवा लोहा या कास्ट आयरन, इसको आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ? इसकी आप रिएक्शन कराओगे 3C मतलब कार्बन के साथ। जब कार्बन के साथ कराओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की आपकी गैस निकल जाएगी और आयरन आपका नीचे बैठ जाएगा। ओके। तो यही जो आपका आयरन है ये प्योर फॉर्म आयरन है, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। और साथ साथ जो अशुद्धियां हैं आपकी सिलिका की, सल्फर की, तो जब आप Fe2O3 रिएक्शन SI से कराते हो तो आपका SiO2 बन जाएगा और आयरन फिर से नीचे बैठ जाएगा। तो जब Fe2O3 की रिएक्शन आप सल्फर से कराओगे तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बन के निकल जाएगी और आयरन आपका फिर से नीचे बैठ जाएगा। तो बेसिकली इन जनरल जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो वोलेटाइल तरीके की होती हैं। वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को हम दूर कर देते हैं गैस के फॉर्म में, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को हम रिमूव कर देते हैं। और जो आपका प्योर आयरन है, ये आयरन है, इसको हम नीचे सॉलिड डाउन कर लेते हैं, सॉलिड नीचे की तरफ ही बैठ जाता है। तो इस तरह करके हमें अपना प्योर आयरन मिल जाता है, पिटवा लोहा में मिल जाता है। तो आयरन का आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब मैं एक बारी क्या कहते हैं कि, ओके, तो मैं एक बार आपको अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको समझते हैं कि अब दूसरा पार्ट है आपका, पार्ट बी। पार्ट बी है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। तो इसको हम कैसे करते हैं, एक बार मैं आपको आयरन का बता दूं, फिर बॉक्साइट का बता दूं, फिर दोनों को आपके साथ समराइज कर दूंगा। तो दूसरा जो पार्ट है वो है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। जो भी हम एल्यूमिनियम के बर्तन देखते हैं, एल्यूमिनियम के डिवाइस देखते हैं, तो मोस्टली वो बॉक्साइट से बने होते हैं। बॉक्साइट का फॉर्मूला आप मुझे टाइप करिए कमेंट सेक्शन में, हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा हुआ है। अभी बॉक्साइट क्या होता है कि बॉक्साइट बेसिकली आपका आयरन का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, Al2O3, और कुछ कुछ वाटर भी मॉलिक्यूल्स में ऐड है, वो आप मुझे अच्छे से कमेंट करके बताइएगा। तो बाकी की तरह हम इसमें ये सब करेंगे। पहले हम इसको पाउडर फॉर्म में लेंगे, पाउडर फॉर्म में लेने के बाद हम इसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। तो इसके कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है कि इसकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए अलग तरीके की विधियां यूज होती हैं। अलग तरीके की विधियों का मतलब क्या होता है कि इसके जो विधियां यूज हो रही हैं, उन विधियों में आप अगर गौर से देखेंगे तो इम्प्योरिटीज के बेसिस पर, मतलब कि जो इम्प्योरिटीज का बेसिस है, इम्प्योरिटीज के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी प्रोसेस यूज करनी है। तो बेसिकली आपके बॉक्साइट में दो तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं, एक आपकी Fe2O3 की और एक SiO2 की। आप कहेंगे सर अभी Fe2O3 में देखा था, ये तो आपका लोहा है, हेमेटाइट है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये हेमेटाइट ही है। पर जब आप लेट्स सपोज मान लीजिए आपका इतना बड़ा एस्क है, ये आपका ये ग्रीन ग्रीन कलर का डॉट 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 आपका हेमेटाइट है, Fe2O3। और रेड कलर कलर की बड़ी बड़ी जो बॉल्स हैं आपकी, ये आपका एल्यूमिनियम है, Al2O3। तो आप खुद बताइए इसमें से सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या रहेगा, एल्यूमिनियम को निकालना। तो Fe2O3 यहाँ कम मात्रा में, Al2O3 ज्यादा मात्रा में है, तो ये आपका ओर है।
और Fe2O3 जस्ट आपका एक मिनरल है। क्यों? क्योंकि मिनरल को निकालना प्रॉफिटेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ओर को निकालना प्रॉफिटेबल होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। इस वजह से जो आपका Fe2O3 है ये आपका एक इम्प्योरिटी की तरह रहेगा, यहाँ पे एस की तरह नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए फिर से। Fe2O3 जब अपने आप में अगर ज्यादा होता एस में, तब ये आयरन के निकालने के काम में आता, बट यहाँ पे बॉक्साइड है, बॉक्साइड में हमारा फोकस किस पे, Al2O3 पे है। तो यहाँ पे जो Fe2O3 है भी बहुत कम मात्रा में है, तो हम उस प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। ये एक तरह से हमारी इम्प्योरिटी है जिसको हमें जस्ट दूर करना है, समझिए आप। और फिर दूसरी इम्प्योरिटी होती है आपकी सिलिका की इम्प्योरिटी, SiO2 की इम्प्योरिटी। तो इन दोनों इम्प्योरिटीज के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कौन सी प्रोसेस यूज करनी है। तो पहला, जब आपकी Fe2O3 की इम्प्योरिटी हो, कैसी इम्प्योरिटी हो, जब इम्प्योरिटी Fe2O3 की हो, तब आप क्या करोगे, तब आप बेयर प्रोसेस यूज करोगे। कौन सी प्रोसेस यूज करोगे, बेयर प्रोसेस। तब आप यूज करोगे बेयर्स प्रोसेस, जब आपकी Fe2O3 की इम्प्योरिटी हो, किसकी हो, Fe2O3 की। आपको क्या करना है, हमेशा की तरह आप पहले एस को बारीक चूर्ण बना लेना है पाउडर फॉर्म में। देन आपको इसे हीट इन एब्सेंस ऑफ एयर करना है। तो आपको पता है हीट इन एब्सेंस ऑफ एयर क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है। तो आप कैल्सिनेशन करोगे। कैल्सिनेशन करने के बाद आता है आपको इसको NaOH के साथ रिएक्शन करना है। इसको अच्छे से समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको क्या करना है, देन ट्रीट लिखा है। ट्रीट ट्रीट मतलब होता है रिएक्शन करना। ट्रीट विद NaOH मतलब NaOH के साथ रिएक्शन कराओ इसकी। तो जब हम NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अब देखिए क्या बनेगा। ये जो आपका Al2O3 है डॉट टू H2 जो कि आपका बॉक्साइट है, अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा। ये जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो 150 डिग्री सेल्सियस पे 80 ATM पर, जो कि मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है, ये बनाता है NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपका ये बनना चाहिए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। फिर वाटर वाटर निकलेगा, आप उसको बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है NaAlO2, ये काम की चीज है। अभी जो आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, इसकी अब हम रिएक्शन कराएंगे किससे, वाटर के साथ कराएंगे। जो आपका NaAlO2 बना है, इसकी हमें वाटर से रिएक्शन कराना है और उसको हीट करना है। तो जो आपका NaAlO2 बना, इसकी जब आप वाटर से रिएक्शन कराते हो और इसको हीट करते हो, तो आपका ये बन जाता है AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। AlOH का होल थ्राइस जब ये बन गया, इसको आप 1500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो, तो आपका Al2O3 बन जाएगा। इसी को हम एल्यूमिना बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। अब आप कहोगे सर देखिए यहाँ पे क्या था, Al2O3.2H2O था, तो यहाँ पे हम वापस से इसको Al2O3 बना रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि हम इसको .2H2O कर देते, और .2H2 करने के बाद क्या होता कि हम सीधा इसको वाटर डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर देते, कितना आसान होता। हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराई, फिर इसको हीट किया, फिर ये किया वो किया, काफी कुछ किया। तो इसकी बात यह है कि जो इम्प्योरिटीज है ना Fe2O3 की, सिंपली वाटर से रिएक्ट करने पे दूर नहीं होती। इसको दूर करने की जरूरी था कि पहले हम इसको मॉल्टन स्टेट में लेके आए। तो सोडियम में जब हम इसको NaOH के साथ इसे हाई टेम्परेचर प्रेशर पे गर्म करते हैं, तो ये आपका मॉल्टन स्टेट में आ जाता है। मॉल्टन स्टेट में आने के बाद आपकी जो आयरन की अशुद्धियां हैं ये तो दूर हो जाती हैं, रिमूव हो गई, काम खत्म हमारा। लेकिन हमें वापस से इसको Al2O3 बनाना है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में से आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी, काफी कुछ है। तो फिर से इसलिए हम इसको हीट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ताकि AlOH का होल थ्राइस बने। फिर वापस से इसको ड्राई कर देते हैं तो हमें Al2O3 बन जाता है। तो इन जनरल हमारा ये कंसंट्रेशन की प्रोसेस है, Al2O3 बनाना। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर की एल्यूमिनियम के लिए तीन प्रोसेस है। पहली है बेयर प्रोसेस, ये कब यूज होती है, जब Fe2O3 की इम्प्योरिटी हो। दूसरा है हॉल प्रोसेस। हॉल प्रोसेस का काम क्या है, हॉल प्रोसेस आप तब यूज करोगे जब आपकी Fe2O3 और सिलिका दोनों की इम्प्योरिटीज मौजूद हो। ठीक है, Fe2O3 भी मौजूद है, SiO2 भी मौजूद है। इस केस में क्या करोगे, आप वापस से पाउडर एस को अपना पाउडर बनाओगे, बारीक पीसोगे। यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, सोडियम कार्बोनेट Na2O3। मैं समझ पा रहा हूँ आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज करिए, क्योंकि ये नया टॉपिक है तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी हाई हैं। और ये क्या है आपका, तो आपने क्या किया, हॉल प्रोसेस में दूसरी विधि है। इसमें क्या होता है, जब आपकी Fe2O3 और SiO2 दोनों की इम्प्योरिटी साथ साथ मौजूद हो, तब उस केस में हम इसको यूज करते हैं। तो आप एस का पाउडर बना लो, देन फिर आप इसकी रिएक्शन कराओ सोडियम कार्बोनेट से। किससे करानी है आपको, सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 से। जब आप Na2CO3 से इसकी रिएक्शन कराओगे तब देखो क्या होगा। वापस आपसे मैं रिएक्शन लिखता हूँ। तो ये आपका जो Al2O3 है, ये Na2CO3 से रिएक्शन करेगा, सॉरी,
ये जो आपका Al2O3 है डॉट 2H2O, ये आपका Na2CO3 से रिएक्शन करेगा। इसका पूरा फोकस रहेगा वापस से वही बनाना, NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। फिर से बनाइए। अब फिर से आप गौर से देखो, फिर से आप इसको वाटर से रिएक्शन कराओगे, फिर से आपका AlOH का होल थ्राइस बनेगा, वापस से आप इसको हीट करोगे, फिर से आपका Al2O3 बनेगा। तो आप देख रहे हो पहली वाली रिएक्शन अलग है, बाकी की दो रिएक्शन सेम टू द कॉपी पेस्ट है, जो भी आपने थोड़ी देर पहले बेयर प्रोसेस में पढ़ा। आपकी पहली रिएक्शन इसमें Na2CO3 क्या कर रहा है, सोडियम मेटा एलिमेंट बना रहा है, फिर ये वापस से आपका AlOH का होल थ्राइस बना रहा है, और फिर ये वापस से Al2O3 में मिल जा रहा है। तो लास्ट में हमें क्या बनाना है, Al2O3, यही हमारा टास्क है, कोई भी प्रोसेस हो। तीसरी प्रोसेस क्या है आपकी, सरपैक मेथड। सरपैक मेथड हम कब यूज करते हैं, जब आपकी SiO2 की इम्प्योरिटी हो। सब देखिए समझिए, इम्प्योरिटी आपकी क्या है, तीन तरह की, दो तरह की, सॉरी, दो तरह की। एक आपकी सिलिका की, एक आपकी Fe2O3 की। जब सिर्फ Fe2O3 की हो तो आपका बेयर प्रोसेस यूज करना है, जब सिर्फ SiO2 की हो तो आपको सरपैक मेथड यूज करना है, और जब दोनों मौजूद हो, बोथ, तब आपको हॉल प्रोसेस यूज करना है। समझ गए आप। जब सिर्फ बेयर प्रोसेस, जब सिर्फ Fe2O3 की इम्प्योरिटी तब बेयर प्रोसेस, जब सिर्फ SiO2 हो तो आपको सरपैक प्रोसेस, जब दोनों इम्प्योरिटीज हो, दोनों FeO2 प्लस SiO2, तो आपको हॉल प्रोसेस यूज करना है, हॉल प्रोसेस। ठीक है, तो सरपैक प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ऐड करना रहता है C+N2। यहाँ पे आप क्या ऐड कर रहे हो, C+N2, कार्बन प्लस नाइट्रोजन। तो इसका भी काम बिल्कुल सिंपल है। Al2O3 की रिएक्शन आप वापस से C+N2 से कराओगे तो आपका Aln बन जाएगा। थोड़ा अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस Aln की वापस से आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो फिर से आपका AlOH का होल थ्राइस बनेगा, वापस से आप इसको हीट करोगे तो आपका Al2O3 बनेगा। इन जनरल तीनों प्रोसेस में हमने क्या देखा, तीनों प्रोसेस हमने देखा कि पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, हम इसको NaOH यूज कर रहे थे। तो आप चाहो तो इसका टेबल जैसा बना सकते हो, कुछ कुछ टेबल जैसा, कुछ कुछ इन द सेंस कि इससे पहला आपका बेयर प्रोसेस है, फिर दूसरा आपका हॉल प्रोसेस है, तीसरा आपका सरपेक प्रोसेस है। जब आप इन तीनों प्रोसेस को यूज कर रहे हो, ये आपको कब यूज करना है, जब आपकी Fe2O3 की इम्प्योरिटी हो, हॉल जब आपकी दोनों इम्प्योरिटीज मौजूद हो, और सरपैक आपको जब सिर्फ SiO2 की इम्प्योरिटी मौजूद हो। ओके, इसमें आप क्या कर रहे थे, इसमें आप मिला रहे थे NaOH, इसमें आप मिला रहे थे Na2CO3, इसमें आप मिला रहे हो कार्बन प्लस नाइट्रोजन, इसमें आपका बन रहा है NaAlO2 सोडियम मेटाइलुमिनेट, इसमें भी ये बन रहा है NaAlO2 सोडियम मेटाइलुमिनेट, इसमें लेकिन आपका बन रहा है Aln, इसमें आपका बन रहा है Aln एल्यूमिनियम नाइट्राइड। फिर अब जो अगला स्टेप होता है सबका सेम होता है, हाइड्रोलिसिस कराते हो आप, मतलब वाटर यहाँ यूज करोगे, यहाँ भी वाटर यूज करोगे, यहाँ भी वाटर यूज करोगे, तो बनेगा आपका क्या, AlOH का होल थ्राइस। फिर जब इसको ड्राई करोगे तो Al2O3 बन जाएगा, ये आपका Al2O3 बन जाएगा, ये आपका Al2O3 बन जाएगा। बेसिकली आपके सामने तीन प्रोसेस हैं, तीनों में मोर और लेस सेम चीज़ें अलग अलग हैं, किसी में केमिकल कुछ और है, किसी में रिएजेंट कोई और है, लेकिन एंड प्रोडक्ट सबका सेम है। ओके, अलग अलग प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इम्प्योरिटीज अलग अलग है, हमें उनको दूर करने के लिए अलग तरीकों का, अलग तरीके यूज कर रहे हैं ताकि एफिशिएंसी अच्छी हमें मिल सके। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं कि हमारा Al2O3 तो बन चुका है। अब ये जो Al2O3 हमारा बना है, इसको हमें ब्रेक करना है Al में, क्योंकि हमारे काम की चीज तो Al है, प्योर एल्यूमिनियम। इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। इसका नाम है आपका हॉल हेरोल्ट प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। आपसे आ जाए कि एल्यूमिना का विद्युत अपघटन हॉल हेरल्ट विधि द्वारा लिखिए, या हॉल हेरल्ट विधि क्या होती है, या आपका बेयर प्रोसेस क्या होती है। हॉल प्रोसेस, ये हॉल प्रोसेस अलग है, ये सिर्फ हॉल प्रोसेस है। ये आपका हॉल हेरोल्ट प्रोसेस है, दो नाम आ गए ना, तो ये अलग चीज है। ये सिर्फ आपका कंसंट्रेशन के लिए है कि हमें Al2O3 कंसंट्रेशन बढ़ानी है, इम्प्योरिटीज को दूर करना है। मान लिया जाए कि सरपैक मेथड लिखिए तो आपको भी लिखना पड़ेगा, रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी और डिफाइन करना पड़ेगा चीज़ों को। जितना आपके सामने नोट्स में लिखा है इतना भी लिखोगे तो इनफ है। तो होता क्या है हॉल हेराल्ड प्रोसेस में, या आपके इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विद्युत अपघटनी में, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक में मैंने इसको पढ़ाया है। जब तक आप इस वीडियोस को देख रहे होगे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो इसको मैं फिर से पढ़ा देता हूँ एक बार। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, आपको
जैसे आपका Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट होता है 2050 डिग्री सेल्सियस, 2050 डिग्री सेल्सियस। पर होता क्या है कि जैसे मान लो आप सोचो कि आप Al2O3 को इतने टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो आपका ये पिघल जाएगा। पर ये पिघल तो जाएगा, बट जो प्योर एल्यूमिनियम होता है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम जो है पिघल के उड़ जाएगा। मतलब ये जो ब्रेक करने से पहले, इसको ब्रेकिंग टेम्परेचर है इसका कितना, 2050। लेकिन ब्रेक करने से पहले ही उड़ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि अब ये आपका वेपर जो है, ये सॉलिड सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से डायरेक्टली इनटू वेपर, सॉलिड टू वेपर। क्यों? क्योंकि 2050 तक आप पहुंचोगे ही नहीं। जैसे जैसे देखो, फिर से समझो। जैसे क्या है कि आपका ये ओर है, इस ओर को आपने हीट किया, आप 1500 तक गए, 1800 तक गए, और जब आप 2000 पे आते, 2050 पे आते, तब ये जो ओर था Al2O3 का, ये पिघलता। इसका क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलता, मॉल्टन स्टेट में आता। लेकिन जो प्योर एल्यूमिनियम है उसका तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ही 1800 है। मतलब कि 1800 के आसपास यहीं कहीं पे एल्यूमिनियम जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, भाप बन के निकल जाएगा। अब उस केस में क्या होगा कि हम नॉर्मल प्रोसेस को यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं, और उसमें साथ में हम ऐड करते हैं क्रायोलाइट और CaF2, Na3Al इसको हम क्रायोलाइट बोलते हैं, और CaF2 को हम लोग फ्लोरास्पार बोलते हैं, FLUORSPAR, फ्लोरास्पार। ये आपका क्रायोलाइट है, CRYOLITE, क्रायोलाइट। तो इसका काम क्या है बेसिकली, इसका काम बेसिकली ये है कि Al2O3 के मेल्टिंग पॉइंट को कम करना। तो जो काम पहले आपका ये 1800 डिग्री सेल्सियस, 2050 डिग्री सेल्सियस में होने वाला था, इस केस में आपका 900 डिग्री सेल्सियस पे ये इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है। तो जो इसकी ओवरऑल रिएक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई, कैथोड पे रिएक्शन हुई, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप बस एक बार समझ लो, ये आपका आयरन ओर है, ये आपका आयरन ओर नहीं, बेसिकली आपका आयरन का फ्रेम है जिसमें ये रिएक्शन होनी है। फिर आपने इसमें आपने ये ब्लैक ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक कलर का, ये ब्लैक ब्लैक, ये आपने ब्लैक कलर कलर का ये आपने इसको लगा दिया, कार्बन लाइनिंग। ये जो कार्बन लाइनिंग बेसिकली कार्बन का पाउडर, इसको आपने इसको पेंट कर दिया। तो ये आपकी जो कार्बन लाइनिंग है आपकी कैथोड की तरह काम कर रही है। ठीक है, कैथोड पर होता है क्या, होता है रिडक्शन होता है। ठीक। और फिर क्या होता है, ये जो आपकी जो रॉड है, आप जो रॉड देख रहे हो, ये ग्रीन कलर की ये, और ये ब्लैक कलर की ये जो रॉड्स हैं आपकी ग्रेफाइट की रॉड्स हैं, ये काम कर रही है एनोड की तरह। ओके। और ये जो आपके सामने है ना, ये पूरा ये जो ऑरेंज ऑरेंज सॉल्यूशन है, ये आपका ये येलो येलो, ये येलो येलो सॉल्यूशन है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका Al2O3 है, प्लस उसमें Na3AlF6 मिला हुआ है, प्लस उसमें CaF2 मिला हुआ है। इन सबको मिक्स करके मैंने इसको मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर मैंने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी इतने टेम्परेचर पर। तो मुझे क्या होगा, Al2O3 ब्रेक डाउन होकर एल्यूमिनियम बना देगा और ऑक्सीजन निकल जाएगी। मैंने सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन लिखी है, मैंने एनोड पर क्या हुई, कैथोड पर क्या हुई वो नहीं लिखी। आप उसको डिटेल में नेट पे सर्च कर सकते हो, या आपको बुक में मिल जाएगा। बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। तो इससे आपको 99% प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। दैट इज द थीम फॉर दिस। इसके बाद बस एक लास्ट स्लाइड है आज के लिए। इसके बाद क्या होता है कि जिससे आपको 99% मिला है, उसको भी अगर आपको 100% में कन्वर्ट करना है, तो इसकी भी एक प्रोसेस होती है। उस विधि का नाम है हुप प्रोसेस। हुप्स प्रोसेस। तो हुप्स प्रोसेस क्या करती है कि इसको प्योरीफाई करती है, जो 99% है उसको 100% की तरफ लेके चली जाती है। तो उसमें आपको क्या करना है, फिर से आपको इलेक्ट्रोलिसिस यूज करनी है। इस इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या करोगे कि आप पहले जो आपका इम्प्योर एल्यूमिनियम है उसको नीचे की तरफ ले लो, ये 99% वाला। फिर इसके बाद क्या करो कि इसमें आप Na3AlF6 लो और BaCl2 ऐड कर दो। यहाँ पे आप BaCl2 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो Na3AlF6 के साथ, मतलब क्रायोलाइट के साथ आप BaCl2 ऐड कर रहे हो। ये काम करेगा आपके इलेक्ट्रोलाइट की तरह। जो आपका इम्प्योर एल्यूमिनियम है वो काम करेगा आपके एनोड की तरह। और आप एक अपनी तरफ से एक प्योर एल्यूमिनियम ले लो, पहले से आपको लेना पड़ेगा, जो कैथोड की तरह होगा। ये रिएक्शन धीरे धीरे होगी, और जितना भी आपका इम्प्योर एल्यूमिनियम है वो आपका प्योर एल्यूमिनियम की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, 100% प्योर एल्यूमिनियम। और इम्प्योरिटीज आप रिमूव आउट कर सकते हो। ये मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया, इससे आप समझ सको कि जो कैथोड है वो प्योर एल्यूमिनियम है, जो एनोड है वो इम्प्योर एल्यूमिनियम है, और ये आपको क्रायोलाइट और BaCl2 का जो मिक्सचर है इलेक्ट्रोलाइट है। इस प्रोसेस को आप करोगे तो आपको 99 से 100% का मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग हुप प्रोसेस। तो चलिए एक बार मैं समराइज कर देता हूँ हम लोगों ने आज जो जो कुछ पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने मेटल्स के बारे में पढ़ा, कैसे हमें निकालना है। तो पहला, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस।
तो पहले आप इसका एस का स्टैंडर्ड करोगे, कंसंट्रेशन करोगे, कैसे करोगे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से करोगे। और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में ऐसा ऐसा कोई डायग्राम होता था, ऊपर से आप पानी चलाते थे तो यहाँ पर और आपका चिपक जाएगा और इम्प्योरिटीज पानी के साथ नीचे नीचे निकल जाएंगी। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, एस का कैल्सिनेशन करना है, एब्सेंस ऑफ एयर आप हीट करोगे तो आपका Fe2O3 में जो 3H2O है गायब हो जाएगा, सिर्फ आपका Fe2O3 बचेगा। और सल्फर की इम्प्योरिटीज जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है SO2 बन के निकल जाएंगी। क्योंकि अब आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो चुका है, तब आप करोगे प्रगलन। प्रगलन किस में करोगे, आप बात्या भट्टी में करोगे, इसे ब्लास्ट फर्नेस भी बोलते हैं। ब्लास्ट फर्नेस के चार हिस्से हैं। ये आपका कंबस्शन जोन है, जिसमें सबसे नीचे है, जिसमें आपका कोक को जलाते हैं हम, C+O2 CO2, ये सब सारी गैसें यहीं पे होती हैं। फिर आता है आपका इस 700 डिग्री सेल्सियस वाला कंबस्शन जोन, सॉरी रिडक्शन जोन। यहाँ पर क्या होता है, मेन रिएक्शन होती है, मेन रिएक्शन जो आपको क्या बनाती है, ये आपका Fe2O3 को आपका आयरन बना देती है, जो हमारे काम का है। तो आयरन पिघल के नीचे की तरफ आ जाता है, और जो गैसें हैं ऊपर बाहर तक निकल जाती हैं। और ये जो है आपका स्लैग जोन है, SZ। स्लैग जोन मतलब यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 के साथ मिलकर आपकी रिएक्शन होगी तो स्लैग बन जाएगा, अलग हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी जो इम्प्योरिटीज है, सल्फर, सिलिका, मैग्नीज, ये सब पिघल पिघल करके मॉल्टन स्टेट में, इसको फ्यूजन जोन बोलते हैं। इस पे जो इम्प्योरिटीज है पिघल पिघल के आयरन के साथ, ये जो आपके इसको फ्यूजन जोन बोलते हैं, FZ बोलते हैं। यहाँ पे पिघल पिघल के इम्प्योरिटीज आयरन के साथ आ जाती हैं। तो ये आपके चार जोन हो गए। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिएगा। जो आपको आयरन मिलता है, ये आपका कास्ट आयरन होता है, ढलवा लोहा बोलते हैं। ये इम्प्योर होता है, 93% इसमें आयरन होता है, बाकी कार्बन होता है, इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं। और रॉट आयरन शुद्धतम रूप है। इसको अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना है, हमें रिफ्रैक्टिव फर्नेस का यूज़ करना है। उसमें हम कार्बन डालेंगे, Fe2O3 डालेंगे, हमें प्योर आयरन मिल जाएगा। और इस बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी, SiSiO2 बन के निकल जाएगी, सल्फर SO2 बन के निकल जाएगा। ये दो तीन रिएक्शन आप याद रख सकते हैं। इस तरह आपको प्योर आयरन मिल जाएगा। फिर आते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। एल्यूमिनियम को हमें कैसे निकालना है, एल्यूमिनियम के कंसंट्रेशन के लिए तीन प्रोसेस है। एक आपकी बेयर प्रोसेस है, एक आपकी बेयर प्रोसेस है, आपकी हॉल प्रोसेस है, एक सरफेक्ट प्रोसेस है। तो बेयर प्रोसेस में क्या होता है, आप जब आपकी इम्प्योरिटी Fe2O3 की हो तो आप क्या करोगे, आप NaOH लोगे, NaOH के साथ इसको NaAlO2 बनाओगे, इसको सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बोलते हैं। फिर हम इसको वाटर से रिएक्शन करेंगे तो AlOH3 बन जाएगा, देन कन्वर्ट होकर Al2O3 बन जाएगा। हॉल प्रोसेस में जब दोनों की इम्प्योरिटीज मौजूद हो, इस पे आप Na2CO3 यूज करते हो, जो आपका NaAlO2 बनाता है और CO2 निकाल देता है ऊपर की तरफ। देन फिर AlO2 की रिएक्शन NaAlO2 की रिएक्शन H2O से कराओगे, आपको AlOH3 मिलेगा। देन फिर इसको आप हीट करोगे तो आपका Al2O3 बन जाएगा। जब आपकी सिर्फ SiO2 की इम्प्योरिटी हो तो आप Ca प्लस NO, कार्बन प्लस नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन कराओगे 1800 डिग्री सेल्सियस पर, काफी हाई टेम्परेचर है। इसका आपका यहाँ पे ALN बनेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये क्या करेगा, फिर से वाटर से रिएक्शन करके AlOH का होल थ्राइस बनाएगा, एंड वापस आपको जो चाहिए Al2O3 मिल जाएगा। या मैंने समरी बताई थी आपको, उसको देख लीजिएगा। क्योंकि आपका Al2O3 बन चुका है, अब आपको इसको बदलना है Al में। तो इसके लिए हम प्रोसेस लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इसका नाम है हॉल हेराल्ड भी इसको बोलते हैं। इसमें हम मिलाएंगे क्रायोलाइट और CaF2, क्यों, क्या कि हम इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर सकें, जो अभी 2000 है इसको हम 900 तक ले आ पाए। तो हम इसको मिलाएंगे। हम यहाँ पे आयरन का फ्रेम यूज करेंगे, और कहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, ये आपका जो कार्बन लाइनिंग है कैथोड की तरह यूज होगा। और जो आपकी जो ग्रेफाइट की रॉड्स हैं, ये आपकी एनोड की तरह यूज होंगी। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है, आपको पता है। और ये आपका मॉल्टेन ओर है, आपका Al2O3 प्लस क्रायोलाइट प्लस प्लस सब कुछ मिक्स है। और फिर जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इस इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आपको एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। फिर ये प्योर नहीं होता, 99% होता है। इसको अगर आपको 100% बनाना है तो आप हुक प्रोसेस का यूज करो। हुक प्रोसेस में आपको इम्प्योर एल्यूमिनियम नीचे की तरफ भर दोगे। फिर बीच वाली लेयर में जो कि इलेक्ट्रोलाइट की लेयर है, उसको आप Na3Lf6 प्लस BaCl2 के साथ मिक्स कर दो। और पतली सी लेयर एक प्योर एल्यूमिनियम की लगा दो। जैसे जैसे प्रोसेस होती जाएगी, इम्प्योर एल्यूमिनियम ऊपर की तरफ प्योर होकर निकलता चला जाएगा। बाय दिस वी विल कंक्लूड, आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये पार्ट 2 आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 डन, पार्ट 2 डन। अब अगली वीडियो पार्ट 3 आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।